नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कवर्धा, लव जिहाद और हिंदी मीडिया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और मीडिया समीक्षक विनीत कुमार, हमारे साथ हैं CSDS के संपादक अभय कुमार दुबे और साथ में हैं आउटलुक की पॉलिटिकल एडिटर सबा नकवी। हम तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं और इस विषय पर बातचीत शुरू करें इसके पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। पिछले कुछ दिनों से हिंदी मीडिया के एक बड़े हिस्से में जो रिपोर्टिंग हुई वो चिंता पैदा करने वाली है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को छोड़कर इन चैनलों पर धर्म की जो कहानियां परोसी गईं, उनमें संकीर्णता और आक्रामकता के साथ शुद्धतावादी रवैया भी शामिल था। देश के कुछ न्यूज चैनलों को छोड़ दें तो ज्यादातर चैनलों ने कवर्धा के कथित धर्म संसद को बेजा तवज्जो दी। कथित लव जिहाद के मसले को टीवी मीडिया के बड़े हिस्से ने जिस तरह से उठाया, उसको सिर्फ सनसनी कहना ठीक नहीं होगा। इसमें जिस एंगल से रिपोर्टिंग हुई, जिस नजरिए से बहस हुई, वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली थी। मीडिया ने कई दफा अपने प्रेजेंटेशन में मामूली नैतिकता का ख्याल नहीं रखा। टीवी स्क्रीन पर आरोप और तथ्य के बीच फर्क मिटता दिखा। क्या ये महज लापरवाही है या फिर इसे मीडिया का चरित्र कहा जाना चाहिए? कई ऐसे मसले हैं जिनको समझने के लिए रिपोर्टर तक भेजना इन चैनलों ने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कवर्धा में पूरी टीम भेजकर धारा प्रवाह कवरेज दिखाया गया। गोरखपुर में बेलगाम मस्तिष्क बुखार से मरते बच्चे, बगल के मुरादाबाद में सांप्रदायिक तनाव के असल कारण, या हरियाणा में दलित औरतों पर ढाए गए जुल्म की स्टोरी इन चैनलों के लिए कवरेज के लायक नहीं समझी गई। कथित लव जिहाद के खतरे समझाने में टीवी चैनलों ने जो मशक्कत की वो बेमिसाल है। मेरठ से लेकर रांची, नासिक और लखनऊ में भी इसके तार तलाशे गए। वैवाहिक फ्रॉड या निजी स्तर की धोखाधड़ी को भी किसी मजहब की सुनियोजित विस्तार योजना के तौर पर पेश किया गया। सवाल ये है कि मीडिया ये सिर्फ TRP के लिए कर रहा है या इसके पीछे कोई एजेंडा भी है? दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। विनीत, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। आपने हमारी चित्रकथा देखी। बहुत कम बातें बहुत संक्षिप्त ढंग से इसमें रखी गई हैं, लेकिन आप 10 दिनों का अगर कवरेज देखें, खासकर हिंदी मीडिया में, हम हिंदी चैनलों की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। हमारे जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कुछ और 1-2 चैनल हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कमोबेश हर चैनल में ऐसा लगता था कि सुबह से रात तक एक ही तरह की कहानियाँ चल रही हैं और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस पूरे 10-15 दिनों के कवरेज को आप कैसे देखते हैं, खासकर हमारी चित्रकथा की रोशनी में? उर्मिलेश, सबसे पहले तो अगर मैं विजुअल्स और जो स्क्रिप्ट है उन दोनों को अलग करके देखूं तो मुझे लगता है कि 1992 की स्क्रिप्ट किसी तहखाने से निकाले गए हों, और पीछे जाएं तो 1920 और 25 के दौरान के वे स्क्रिप्ट तहखाने से निकाले गए और विजुअल्स आज के डाले गए हैं। दोनों के बीच एक सामंजस्य दिखाई नहीं देता और मैं बहुत जानबूझकर सचेत होकर ये 1992 और 1920 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप इन दौरान देखेंगे तो लगेगा टेलीविज़न का पहला काम है कि आप विजुअल्स देखिए, रिपोर्टिंग कीजिए, फील्ड में जाइए और उसके हिसाब से बातें रखिए। लेकिन यहाँ पहले सब कुछ लिख दिया गया है और उसके गवाह के रूप में सारे विजुअल्स जुटाए जा रहे हैं, जो कि टेलीविज़न की पूरी ग्रामेटोलॉजी है, उसका जो व्याकरण है उससे ठीक उलट है और गलत भी है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सारे विजुअल्स पर अगर गौर करें तो सारी चीज़ें बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मसलन ये कि लव जिहाद जो शब्द है ये क्वाइन कर दिया गया रातों रात, मतलब इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बिल्कुल उससे काट करके एक नए संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने भी जो जिन चैनलों के क्लिपिंग्स दिखाए उसमें सारे क्लिपिंग्स जो है वो वैलेंटाइन डे के हैं। सारे जो क्लिपिंग्स हैं वो ज्वेलरी के, जो मेहंदी लगाए हुए और जो पति और पत्नी एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए, सारे ज्वेलरी के विज्ञापन, ये फैशन इंडस्ट्री के विजुअल्स हैं। तो आप देखिए कि विजुअल्स में और कहानी में कोई सामंजस्य नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि छवियों का दर्शक जो है उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, और छवियाँ इतनी स्थिर हो जाती है कि आप उसके बाद कुछ भी बोलें, कुछ भी लिखें, टेक्सचुअल और ऑडियो बहुत सेकेंडरी हो जाती है। इस पूरे कवरेज के दौरान यही हुआ है और ये कवरेज पहले ही से खास तरह से चांद को हरे रंग में, खास तरह से लव के लिए दिल बनाया जाना। और आप देखिए रेट कार्ड लिखा हुआ है, लव जिहाद का रेट कार्ड। ये क्या कोई बिजनेस और इकोनॉमी का पन्ना से लिया गया है? नहीं, ये फ्रंट पेज या दूसरे पेज की है। तो ये पूरा घालमेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि
एक ही साथ इसमें कई तरह के मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं किया जा रहा है। इसके तार कहीं ना कहीं पूरी बिजनेस और रेवेन्यू की जो स्ट्रेटजी है उससे जुड़ी हुई है, जिस पर हम आगे बात अब है बहुत महत्वपूर्ण बात विनीत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि जैसे बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं, बहुत सारे चैनलों के पैरोकार, उनके प्रवक्ता, उनके संपादक गण भी कह रहे हैं भाई हमें टीआरपी की दौड़ में रहना है, इसलिए हम ये सब दिखा रहे हैं उलझुल। वो मानते हैं कि ये उलझुल है। वो ये भी कहते हैं कि लफ्ज़ जिहाद जैसा बेमतलब जुमला जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो कहीं से कुछ कन्वे नहीं करता, एक उसके पीछे छिपी सांप्रदायिक मानसिकता को जिस तरह तो एडॉप्ट कर लिया है चैनलों ने, जो मीडिया का हिस्सा है, जिसे संचार माध्यम हम कहते हैं। इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है, अगर ये टीआरपी का मसला केवल नहीं है तो है क्या? भाई टीआरपी का मसला तो ये है ही नहीं, ये तो विशुद्ध राजनीति का मसला है और विशुद्ध चुनावी राजनीति का मसला है। तो ये तो स्पष्ट रूप से हो रहा है कि एक राजनीतिक रणनीति है। लेकिन अभय, हम माफ करना हस्तक्षेप के लिए, हम राजनीतिक जो पहलू इस पूरे लव जिहाद के पीछे जो छुपी मानसिकता है उस पर नहीं जा रहे हैं। हम तो हमारी चिंता मीडिया है। अगर मीडिया में ये कवरेज हो रहा है, खासकर नासिक से तार जोड़े जा रहे हैं, लखनऊ से जोड़े जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर शादी ब्याह में कोई इंडिविजुअल फ्रॉड हुआ है, कोई धोखाधड़ी हुई है, उसकी भी पड़ताल अभी होना बाकी है, लेकिन सभी पहलुओं को इस तरह से पेश करना। मैं मीडिया पे आ रहा हूं, चूंकि इसका एक सक्रिय चुनावी राजनीति में भी इसका एक हिस्सा है, इसलिए मैंने वो बात कही। केवल देखिए, आखिरकार टीवी की पत्रकारिता जो है वो प्रिंट जर्नलिज्म जिससे हम सब लोग निकले हैं उससे अलग है। लेकिन अलग होने के बावजूद दोनों तरह की पत्रकारिता में एक समानता है। वो समानता ये, एक चीज खोजी पत्रकारिता भी तो हुआ करती थी, एक चीज हुआ करती थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो तमाम टीवी के चैनल जो लव जिहाद के बारे में कहें, चाहे रकीबुल हसन वाले मसले में कहें, या मान लीजिए साईं बाबा वाला जो विवाद है, शंकराचार्य वाला विवाद, आप उसके ऊपर है, किसी भी मसले के ऊपर कहें, इन सभी को अपनी टीमें भेजकर सबसे पहले इनके ऊपर जांच पड़ताल करानी चाहिए। ये सभी बहुत विवादास्पद विषय हैं, इनमें से किसी के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। सच्चाइयां अभी खोजी जानी हैं, और सच्चाइयों को जिस तरह बढ़ा चढ़ा के तथ्यों को पेश किया, तथाकथित तथ्यों को पेश किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार टीवी चैनल या एक जिम्मेदार मीडिया हाउस की का यह दायित्व बनता है कि वो उसकी जांच पड़ताल कराए और उसके बाद वो सामने निकल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोगों ने मान लिया है कि ऐसा कहीं हो रहा है, तमाम टीवी चैनलों ने मान लिया है कि ये चीज पहले से कहीं है, अब उन्हें केवल उसके ऊपर कार्यक्रम बनाना है। जी सबा, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने, आज के अखबारों में वो चीज़ें छपी हैं, मीडिया ट्रायल के बारे में चिंता जाहिर की। अब अभय कुमार दुबे जो कह रहे हैं ये बात कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें अपने तय कर ले रहे हैं, कि जो कहा जा रहा है कुछ साइट से उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं। हम लफ्ज़ जिहाद यूज़ करते समय इन्वर्टेड कॉमा तक नहीं लगा रहे हैं। हम हर उस फ्रॉड को, हर उस धोखाधड़ी को जो किसी पति पत्नी में हो सकती है, शादी ब्याह के मौके पर हो सकती है, अभी भी उसका पड़ताल नहीं हुई है, उसको हम लफ्ज़ जिहाद के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जो खासकर जो हिंदी के चैनल हैं। सवाल इस बात का है कि आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, इन तमाम इलाकों में जा रही हैं, कवर्धा की घटना से लेकर के और लफ्ज़ जिहाद का ये पूरा प्रसंग जिस तरह हिंदी चैनलों में छाया हुआ है, 12 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कैसे देखती हैं एक जर्नलिस्ट के रूप में? क्या हमारी जो मीडिया संस्कृति है उसमें कोई बहुत बड़ा डिस्टॉर्शंस इम्पोज कर दिया गया है? जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मीडिया सेंसेशनल स्टोरी ढूंढती है जो आसानी से की जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। ये हर स्टोरी की तरफ नजर मीडिया सालों से हम देख रहे हैं। छोटे छोटे चैनल, रिसोर्सेज नहीं है, झटपट जो रिपोर्टर प्रोड्यूस कर देता है स्टोरी, वो चल जाती है। लेकिन ये जो लव जिहाद और शिरडी साईं बाबा की वो मुसलमान थे और ये सब जो इश्यूज अब उभर के आए हैं, ये जो स्टीरियोटाइप है ये बहुत सालों से चल रहा है, ये हज़ारों सालों से चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की मुसलमान कौम जो है वो किसी ना किसी तरह बहुत सारी बीवियां रखती है, बच्चे पैदा करती है, औरतों को अगवा कर देती है। एक उसमें एक ये कोई नई प्रेजुडिस नहीं है। लेकिन 2009 में केरला और कर्नाटक, इन इलाकों में ये टर्म लव जिहाद निकल के उभर के आया। अगर आप सोशल प्रोफाइल देखिए इन इलाकों की, तो केरला में भी और कर्नाटक मैंगलोर कोस्ट में भी मुसलमान काफ़ी नंबर में हैं। उनका एक तबका है जो प्रॉस्परस भी है, कंजर्वेटिव भी है,
वहाँ पे मदरसे भी दिखते हैं, मस्जिद भी बन रही है, नए नए, कंजर्वेटिव भी है, ऑर्गेनाइज भी है। इन इलाकों में टर्म आया लव जिहाद। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन पिछले साल मई में जो हुआ था, उसमें बहुत जोरों से लव जिहाद कर्नाटक में यूज किया गया। लेकिन मैं राजनीतिक परिदृश्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीजें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं? समाज में क्योंकि- या राजनीति अच्छा, मेरा एक में, तो सीधा- क्या मीडिया जो एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो जनता को सूचना देगा, ज्ञान देगा, क्योंकि मीडिया से सूचना ज्ञान की उम्मीद हमको है, क्या मीडिया उसी प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक ढंग से बिहेव करेगा? क्या जो चीजें उसको दी जा रही हैं, जो चीजें परोसी जा रही हैं, क्या उनको उसी तरह से आपके सामने पेश कर देगा? मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक हमारी सोसाइटी बहुत ही प्रेजुडिस भी है और बहुत ओपन भी है, दोनों। ये बिल्कुल ये अलग अलग चीज़ें मैं कह रही हूँ। तो अभी एक वक्त आया है कि लोग जो छोटी छोटी, जो दिल में छोटी छोटी जो चीज़ें मानते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, ये लोग शायद नफरत भी नहीं करते हों, वो सब बातें अब लोग आसानी से कह रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो लोग कहते नहीं, अब कह रहे हैं। तो टीवी चैनल में भी वो रिस्ट्रेंट जो था वो चला गया, क्योंकि सालों से ये लोग मानते ही होंगे कि मुसलमान दोस्त भी होंगे, अपने आप को सेक्युलर भी मानते होंगे, लेकिन असल में पेट में यही चीज़ें हैं जो वो सालों से, हजारों सालों से मानते कि मुसलमान ऐसे हैं ही। ये कुछ हद तक इसमें जो साइको सोशल एटीट्यूड है वो भी आ रहा है, साइकोलॉजिकल और सोशल। आप किसी को नाराज़ नहीं करने वाले हैं ये सब करने से, क्योंकि पावर्स दैट बी, उसकी जो काडर है वो तो इससे खुश होगी, उनका काम हो रहा है फ्री में। ये 2-3 चीज़ें हैं। और मीडिया इररिस्पॉन्सिबल, सस्ते में स्टोरी करना चाह रही है। ये छोटे छोटे हिंदी चैनल ये जो बोलते हैं, हम लोग अंग्रेजी के न्यूज़ रूम में भी बोलते हैं, जो हॉट स्टोरी है, ये हॉट स्टोरी आप बनाइए इसे। सभा जो बातें कह रही हैं वो चिंता जगाती हैं, लेकिन हम इन्होंने जो सवाल कुछ उठाए हैं उन पर जरूर चर्चा करेंगे। अभी एक अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद लौटेंगे तो हम अपने अन्य मेहमानों से भी इस विषय को जरूर छेड़ेंगे और उनकी राय लेंगे। विनीत, अभी सभा कह रही थी कि कहीं न कहीं जो हमारे समाज में जो राजनीतिक स्तर पर और तमाम दूसरे जो पहलू हैं उन सब में ये सब चीज़ें मौजूद हैं और उसका रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं मीडिया में हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे ये भी कह रही थी कि मीडिया को तो सनसनी चाहिए, मीडिया को तो बनी बनाई चीज़ें चाहिए, वो खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल यह है कि इस बीच में अगर देखा जाए 7-8 दिनों में जो खबरें रही हैं, भारत पाकिस्तान सरहद पर तनाव बहुत बिकने वाली चीज़ मानी जाती है मीडिया में। अभी प्रधानमंत्री जी ने धन जन योजना शुरू की है, जो बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, उसको लेकर बहस हो सकती थी। अभी पिछले दिनों उपचुनाव हुए, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, क्या होने वाला है। इसके अलावा सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्रियों के बीच बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कोल आवंटन पर दिया। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा रही इस बीच में। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, 1-2 इशू में तो कुछ केवल एक आपके सामने संक्षेप में मैंने टिप्पणी की। सवाल इस बात का है कि ये तमाम बड़े इश्यूज़ को छोड़कर अगर मीडिया का बड़ा हिस्सा, खासकर हिंदी मीडिया का हिस्सा, अगर वो कवर्धा की घटना पर केवल जाता है, अगर वो सिर्फ साईं और शंकराचार्य विवाद पर जाता है, अगर वो सिर्फ लव जिहाद पर जाता है और सुबह से रात तक यही करता है, तो क्या इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो क्योंकि अंग्रेजी मीडिया में तो इतना नहीं आया। अगर केवल अंग्रेजी मीडिया में अंग्रेजी मीडिया को भी चाहिए, ऐसा नहीं कि इस तरह के प्रोपेगेंडा अंग्रेजी मीडिया में नहीं होते हैं, उसका तरीका और मुद्दे अलग। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो सभा जो कह रही हैं कि छोटे चैनल और लागत उनके पास कम रिसोर्स होते हैं, जो चैनल ये सब दिखा रहे हैं वो देश के बड़े नेटवर्क हैं। Exactly. सिर्फ नेटवर्क नहीं है बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के भी धंधे में लगे हुए हैं। और इसको मैं और आगे जाकर कहूँ तो 360 डिग्री ऑनरशिप पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं, मतलब उनका रेडियो, अखबार, टीवी चैनल सारा कुछ चल रहा है। तो ये लागत का मामला नहीं है, ये बड़े नेटवर्क ये सारे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि मीडिया पर जब हम बात करते हैं कि समाज में ये सारी चीज़ें घटित हो रही है तो ये मीडिया दिखा रहे हैं, ये तर्क बहुत लचर है।
मीडिया का काम सिर्फ समाज में जो हो रहा है वो दिखाने का काम नहीं है। वो कोई वीडियोग्राफी नहीं कर रहा है, वो शादी वाला बैंड नहीं है कि वो जो जैसे बजाना है वैसे ऑर्डर पर बजाएगा। उसका काम हर हालत में जो चीजें उसके विपक्ष में खड़ा होना और विपक्ष की भूमिका की हैसियत से उसका काम करना, क्रिटिकल व्यू पेश करना। लेकिन ये सब नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता और मिलेश कि मीडिया के जो रगों में खून दौड़ रहा है वो खून वहीं से आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, वो खून कॉर्पोरेट से आ रहा है, उन राजनीतिक दलों, पार्टियों और संस्थाओं से आ रहा है जिनके मन मुताबिक ये चीजें कर रही हैं। तीसरी चीज ये कि मीडिया इतना अभ्यस्त हो गया है लौटने के लिए चीजों के पीछे कि वो ट्यून्ड नहीं हो सकता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मीडिया जो समाज पर थोप रहा है, दरअसल मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करूं तो मीडिया कर्मियों के भीतर भी वही मानसिकता और माइंडसेट काम करता है जो कि सोशल इंजीनियरिंग से नहीं आते हैं। इसलिए वो अपनी जो धारणा है, वो जो बहुत निजी तौर पर धारणा है, खास समुदाय को लेकर नफरत या खास समुदाय को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलकर सामने आता है। मैं आखिरी दो छोटी छोटी बातें कहूँगा। वो एक, पहली बात तो ये कि लव जिहाद शब्द का जो जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या इस पर कभी क्रिटिकली सोचने की जरूरत नहीं थी? और दूसरी बात इसमें उर्मिलेश ये कि आप इस तरह मुहावरे जो उछाल देते हैं और बिल्कुल सपाट किस्म की वस्तु स्थिति पैदा कर देते हैं, इसमें विवेचना, विश्लेषण और छोटे छोटे जो नुआंसेस केस स्टडीज भी नहीं है, बात नहीं है। मीडिया के पास केस स्टडीज नहीं है। अभय जी बहुत सही कह रहे थे कि वहां जाकर रिपोर्टिंग के लिए खोजी पत्रकारिता क्यों नहीं करते। वो खोजी पत्रकारिता 18 घंटे वहां लगे रहते हैं, रिसोर्सेज खर्चा करते हैं, ऐसा नहीं पैसे बचाते हैं, लेकिन वो वही करते हैं जो चीजें आपको दिखाई दे रही है। और जो टीआरपी का तर्क है, अगर उनको ये कहा जाए कि आपको टीआरपी से लेना देना नहीं है, तब भी वो मेंटली इस तरह से बिल्कुल डंप हो गए हैं कि उनको टीआरपी और पैसे और रेवेन्यू को छोड़ भी दिया जाए तो वो एक तटस्थ किस्म से और एक बहुत ही प्रगतिशील तरीके से खबर दिखाने की दिमागी हालत में फिलहाल हिंदी मीडिया अब नहीं रह गया। अभय, विचारहीनता के इस अंधड़ में भी जो दिख रहा है कम से कम हिंदी मीडिया में, इसके बावजूद अगर हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स और एनडीटीवी जैसे जो कुछ चैनल्स हैं हिंदी में भी, अगर वो इस अंधड़ से बचे और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, तमाम पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कवरेज दिया, ठीक है, उनकी अपने कवरेज पर आप क्रिटिकल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बच सकते हैं तो जो बड़े चैनल हैं जिसका इशारा विनीत कर रहे हैं, जो करोड़ों में हैं, आई मीन जिनका मुनाफा भी काफ़ी है, मुनाफा वाले चैनल जिनके पास बड़े हाउसेज हैं, आई मीन जिनको चलाने वाले कारपोरेट हाउसेज हैं, उनके अंदर क्रॉस मीडिया होल्डिंग भी है, तो ये काम कर रहे हैं, तो जिस तरफ इशारा विनीत कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता की वो सरहद जो कई बार हिंदू पत्रकारिता में तब्दील हो जाती है, हमने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर में भी वो देखा है दौर, क्या ये कुछ पहलू आपके सामने उभर रहे हैं? देखिए, विनीत जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, या जो सभा कह रही हैं, जिसमें जो सामाजिक रूढ़ छवियां हैं वो किस तरीके से मीडिया को प्रभावित कर रही हैं, दरअसल ये एक ही बड़े वक्तव्य के विभिन्न आयाम हैं। और मेरी चिंता सबसे ज़्यादा इस बात में है, पत्रकारिता नामक संस्था को लेकर, जर्नलिज्म नामक जो इंस्टीट्यूशन है उसको लेकर चिंता में। आखिरकार कुछ प्रोटोकॉल्स थे, कुछ आचरण संहिताएं थीं जिनके तहत हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी थी, कुछ नैतिकताएं थीं जिसमें हम लोग कहा जाता था कि हम लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को तटस्थ रहना है, हम लोगों को इधर या उधर एक तरफ नहीं जाना है। लेकिन इस वक्त जो पत्रकारिता हो रही है उसमें तटस्थता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, उसमें तथ्यों की जांच पड़ताल करने का कोई भी आग्रह उसके अंदर नहीं है। और देखा जाए तो पूरी की पूरी पत्रकारिता की संस्था एक तरह के कल्चरल शिफ्ट का शिकार है, एक सांस्कृतिक परिवर्तन उसके अंदर हो रहा है, जिसमें वो पहले केंद्र से बाएं बाजू की तरफ थोड़ी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, जो आर्थिक परिवर्तन हुए, उन सब के प्रभाव में हो ये रहा है जो अब एक दक्षिणपंथी रुझान पूरी की पूरी पत्रकारिता में हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके पूंजीवादी आदर्श भी नहीं है अभय। देखिए, जिसको आप पूंजीवादी आदर्श कहते हैं, वो पूंजीवादी आदर्श तो भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक भारत में अलग तरीके से बनेगा ना। तो भारतीय पूंजीवाद जो है वो उसका जो व्यवहारिक राजनीतिक आदर्श है वो मीडिया में परिलक्षित हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने में परिलक्षित हो रहा है। अब देखिए, ये अभी हो रहा है। अब जैसे आसाराम बापू वाला प्रकरण हुआ था, कुछ ऐसे चैनल हैं जो दिन रात आसाराम बापू वाला प्रकरण ही दिखाते थे। एक काली गुफा दिखा दिया करते थे, उसके सामने कोई तांत्रिक खड़ा हुआ दिखा दिया करते थे, और वो दिन रात उनका चला करता था। एक नया चैनल खोलिए आप और उसमें लगातार
आप आसाराम बापू और उसकी तांत्रिक गुफा दिखाते रहिए, और उसमें एक कोई खोपड़ी रख दी है वो दिखाते रहिए, और वो मानते थे कि इस जरिए हमारे चैनल की कुछ टीआरपी बढ़ जाएगी। तो ये सब जो हो रहा है ये बहुत ही हौलनाक है। इसका पत्रकारिता से क्या संबंध है, और उस पत्रकारिता से क्या संबंध है जो हम लोगों ने सीखी थी? इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। सबा जो अभय कह रहे हैं, देखिए हमने कई चैनलों में देखा कि आसाराम बापू का उन्होंने जिक्र किया कि जब वो घटना, ठीक है वो एक घटना थी, एक न्यूज़ था और उसको हमने कवर किया, लेकिन लगातार जिस तरह से उसको सुबह से रात तक, सवाल यह है कि जो हमारे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो हमारे गवर्नेंस के इशूज हैं, जुडिशरी के इश्यूज हैं, वो बिल्कुल गायब हैं हिंदी चैनलों से। तो मेरा ये कहना है कि इसमें आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक महत्वपूर्ण मैगजीन में काम कर रही हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है भेजने का, सिर्फ सनसनी की बात नहीं है, सिर्फ टीआरपी की बात नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स की भी बात नहीं है। क्या मीडिया में एक खास किस्म का परिवर्तन आपको दिख रहा है, जो कोई मूल्य नहीं, कोई आदर्श नहीं, जो कुछ है उसको लेकर के चल पड़ो आगे? कुछ हद तक तो ये सच है। दूसरी बात, आप लोग को याद होगा एक ज़माना था कि वन कम्युनिटी अटैक्ड अनदर कम्युनिटी, कोई हिंदू और मुस्लिम डिटेल्स भी नहीं देते थे हम लोग खबरों में जी। एक ज़माने में थी, काफ़ी साल हो गए वो तो बदल। हाँ, अब तो डेली उसने शादी की, फिर उसने ये कहा, जिस तरह की चीज़ें, अब तो वो रिस्ट्रेंट बिल्कुल वो चला गया। लेकिन जिस तरह से मैंने इतनी गौर से नहीं देखा है अभी चैनलों को, जो आप बता रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो ये सब हिंदी में ज्यादा हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, तो ये सब मुद्दे शायद जिसे आम आदमी देखता है, जिसे कम से कम बहुत प्रशिक्षित, शिक्षित, सुशिक्षित लोग नहीं देखते। तो अंग्रेजी में भी होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं? मैं तो 2-3 चीज़ें कहूँगी। ये इंडिकेट करेगा कि मीडिया खुद बहुत ही लो, बहुत कोई प्रिंसिपल्स बचे नहीं है, बस आप एक सेंसेशनल स्टोरी करिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो हुकूमत है वो खुश होगी जिस तरह की आप इन चीज़ों पर अगर समाज को बताते रहेंगे। नहीं विनीत, क्या जो सभा कह रही हैं कि क्या वाकई हमारे देश में जो सत्ता संरचनाएं होती हैं, चाहे वो केवल राजनीति की नहीं बल्कि तरह तरह की सत्ता संरचनाएं, क्या वो चाहती हैं कि इस तरह के इश्यूज़ पर ही लोगों का ध्यान जाए, और जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, आर्थिक हों, राजनीतिक हों या बड़े वैचारिक इशू हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटे? ये भी एक कारण हो सकता है। जो सत्ता चलाते हैं और जो जनतंत्र को बेहतर होने की जिम्मेदारी रखते हैं, दरअसल वो कभी नहीं चाहते कि नागरिक चिंतनशील हो, नागरिक चीज़ों को देखे। वो चाहते हैं कि नागरिक चीज़ों को सपाट तरीके से देखे, जो उसके अंतर्विरोध हैं, जो उसकी वैविध्य हैं, जो उसकी बहुलता है, इन सारी चीज़ों से जितनी दिक्कत सरकार को है उतनी दिक्कत मीडिया को भी है। इसीलिए वो एक सपाट मानसिकता बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अंत में सबा हम आपसे जानना चाहते हैं, बिल्कुल अंत में एक लाइन में, 2 लाइन में आप बताएं कि जो प्रेस काउंसिल है हमारे पास, ये सभी चैनलों, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उनको समायोजित करने या उन पर नज़र रखने के लिए भी वहाँ पर एसोसिएशन और काउंसिल बनी हुई है, हाँ, प्राइवेट लेवल पर बने, वो सरकारी या कोई ऑटोनॉमस इस तरह का तो नहीं है, लेकिन चैनलों ने अपनी तरफ से खड़ा किया है। तो आखिर ये जी टीवी संपादकों का एक संगठन है, एसोसिएशन है, समय ये लोग क्या विफल होता रहा है। ये लोग क्या करें? आप पूछिए, आप पूरा ये प्रोग्राम करते हैं सालों से, आप ये सब मुद्दे उठाइए। अब भाई मैं यही सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जो एजेंसियां हमारी हैं, जो मॉनिटर करने के लिए बनी हैं, जो सेल्फ रेगुलेशन को पुख्ता ढंग से लागू करने के लिए बनी है, क्योंकि हम रेगुलेशन में यकीन नहीं करते, हम डरते हैं, हम अचानक उसमें इमरजेंसी की छाया देखने लगते हैं। नहीं, सेल्फ रेगुलेशन और अपने आप को खुद सेंसर करना और खुद कुछ आचार संहिताएं बनाना और आचार संहिताओं पे अपने आप को चलाने के लिए मजबूर करना, ये तो हर अच्छे मीडिया तंत्र की विशेषता है जो होनी चाहिए कि हम सरकार को न मौका दें कि वो हमारे ऊपर सेंसर थोप है। लेकिन यहाँ भारत में जितना मीडिया का तेजी के साथ प्रसार हुआ है, उस हिसाब से इस तरह के कोई तंत्र नहीं बन पाया है। क्या मीडिया, खासकर अगर हिंदी मीडिया की हम बात करें विनीत, क्या वाकई एक अजीब तरह की अराजकता की तरफ जा रहा है, जिसमें प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है, जिसमें मर्यादा भी नहीं है, जिसमें समाज की चिंता भी नहीं है, और अल्टीमेटली ये एक रेगुलेशन को आमंत्रित कर रहा है जो नहीं चाहता मीडिया, या जिसे नहीं होना चाहिए? मीडिया सेल्फ रेगुलेशन के मोर्चे पर पूरी तरह पिट चुका है। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि मीडिया अराजक हो गया, इसलिए क्योंकि इस धंधे में जो पैसा आ रहा है, जो चिट फंड कंपनी चला रहे हैं, जो बिल्डर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वही मीडिया भी चला रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है उर्मिलेश कि 12 धंधे में जब वो अराजक हो जा रहे हैं, 12 धंधे में जो वो जनतंत्र विरोधी हो जा रहे हैं, तो क्या मीडिया के धंधे में बहुत सरोकार का काम करेंगे? संभव ही नहीं है। आप लोगों की बातों से ये साफ है कि हिंदी मीडिया, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल और कुछ एक अखबारों ने अपने राजनीतिक व्यावसायिक एजेंडे के चलते
पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों मर्यादाओं को रौंद डाला है। सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था के लिए ही नहीं, हमारी पूरी सभ्यता और मनुष्यता के लिए भी ये खतरनाक है। इसे पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। किसी सभ्य समाज का मीडिया ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए ऐसे कारोबार के लिए कोई नया नाम तलाशना होगा। शायद इसे मीडिया गर्दी कहना होगा। ऐसी मीडिया गर्दी के खिलाफ पत्रकारों को खड़ा होना होगा, अपने स्तर पर सवाल उठाना होगा, वरना एक दिन लोग हम सब पर सवाल उठाएंगे। इसी टिप्पणी के साथ आज की बहस का फिलहाल समापन करते हैं और उन सबको सलाम करते हैं जो फूहड़ मीडिया गर्दी के इस अंधड़ में भी पत्रकारिता कर रहे हैं, देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।